Hello students, hope you are doing well. This is the next chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ क्लास 12। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें हम स्टडी करेंगे। इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो आपका रहेगा कॉलरिश लॉ, नर्नेस इक्वेशन। इसके बेस आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट अगर आपके 2 या 3 मार्क्स के आप क्वेश्चन देखते हो तो आपके सेल और बैटरी में से बनते हैं। ठीक है, या आपको ईएमएफ कैलकुलेट करनी आती है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बनते ही बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका हाई वेटेज टॉपिक है तो आपको ये स्किप नहीं करना। नेक्स्ट आप मूव ऑन टू द टॉपिक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है आपका, जहाँ पे आपकी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द एनर्जी। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी, और वो कौन सी एनर्जी आप करते हो, विद योर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम क्या यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं आपकी इलेक्ट्रिक करंट में। दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट आपका जो कॉमन टॉपिक रहेगा आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें ज़्यादातर यूज होता है। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ईजी रहे। ठीक है, आपको किसकी टर्म्स से ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो अब आपका ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जिंक से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है तो ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, तभी पॉजिटिव चार्ज आया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले पार्ट में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट नीचे देखो, कॉपर वाला, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हुआ है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसमें क्या है, रिडक्शन हाफ। ठीक है, एक ही सेल में आपका एक रिडक्शन हाफ होता है और एक आपका ऑक्सीडेशन हाफ होता है। आपको जनरली क्या चीज याद रखनी है जो आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तब आपका ऑक्सीडेशन है। ये ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन वाला हाफ आपका एनोड होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन, और वो आपका कैथोड होता है। ये चीज आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चाहे नर्नस इक्वेशन है, चाहे ईएमएफ को क्वेश्चंस है, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, ये सभी क्वेश्चंस में आपका एप्लीकेबल है। और हम सेल्स भी करेंगे, उसमें भी आपका ये चीज ही यूज होएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन, जिस हाफ में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसे हम क्या कहेंगे, एनोड। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, और उसे कहेंगे कैथोड। यही चीज याद रखनी है इस चैप्टर में, दैट इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आपका लिक्विड जिसके अंदर आपने रॉड्स को डिप करा है, ठीक है, कैथोड और एनोड बनाते हैं ना, और उसके एक लिक्विड में डिप करते हैं तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपका, द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। ठीक है, एक तरह का वो सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब आपके दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। जो आपका इजिली आयंस में ब्रेक हो जाता है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए हुए मैंने NaCl, KOH, जितने भी ये आपके इजिली ब्रेक हो जाते हैं, NaCl, सॉरी NaOH, KOH, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपके कॉमनली आप देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाती है, इसलिए उसकी अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी 1 होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कम आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके कनेक्शन को फुल करते हैं। ठीक है, कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो वो जो कंडक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी, दैट इज डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो आयनाइज कंप्लीटली कर देगा, तो इसलिए उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट फैक्टर है आपकी नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है उसमें वो कितना ज्यादा विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी मतलब वो कितना ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं, जिस लिक्विड कितना गाढ़ा है या पतला है, उसके बेसिस पे उसको कहते हैं विस्कोसिटी के टर्म्स में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पोलर है, ग्रेटर द पोलैरिटी लार्जर द आयनाइजेशन, जितनी ज्यादा आयनाइजेशन उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है, ग्रेटर द कंडक्टेंस एंड ग्रेटर विल बी द विस्कोसिटी। वाइस वर्सा इसका हम करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नेक्स्ट मूव ऑन टू द साइज, साइज ऑफ द आयंस।
जितने ज़्यादा साइज होगा उतनी ही कम कंडक्टेंस होगी, ठीक है। साइज के साथ ये इनवर्सली रिलेटेड है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। हायर द कंसंट्रेशन लेसर इज द कंडक्टेंस। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे उसमें आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है, कंडक्टेंस की वैल्यू कम होएगी। नेक्स्ट विद डाइल्यूशन, की डाइल्यूशन के साथ आपकी आयनाइजेशन इंक्रीजेस, ठीक है। आयनाइजेशन इंक्रीज करने के कारण कंडक्टेंस भी आपकी इंक्रीज करती है, ओके। इसके रीजन हम फर्दर हम इन डेप्थ ये दोनों टॉपिक आपके अभी डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट्स में इंटर आयनिक इंटरेक्शन आपकी कम होती है, ठीक है, और उसी के कारण आपकी और कंडक्टेंस पे अफेक्ट होता है, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वो इंटर आयनिक रिपल्शंस डिक्रीज करती है। इस कारण दोनों के केसेस में आपके टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में भी वीक में भी। नेक्स्ट मूविंग टू द बेसिक टर्म्स। फर्स्ट आपकी बेसिक टर्म है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, अपोज करता है करंट को, ठीक है। ये आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी पढ़ा है रेजिस्टिविटी के टर्म्स में। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल ए बाय ए को हम क्या कहते हैं, सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। सेल कॉन्स्टेंट को हम जी से लिखते हैं और उसको क्या लिखते हैं, एल बाय ए, ओके। रो क्या आपका रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी ये सेल कांस्टेंट जी स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को हम जी से करते हैं, ठीक है। ये है जी इज इक्वल टू 1/r, ये आपकी कंडक्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस की आपकी यूनिट्स होती है ओम, तो इसकी आपकी कंडक्टेंस की यूनिट्स है साइमन। आपको यूनिट्स भी पता होना चाहिए, इसके बेस पे आपके 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाता है जो भी हम अब तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो कहते हैं, ठीक है। ये आपकी रो की यूनिट्स है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द कंडक्टिविटी, कापा, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है आपकी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1/रो। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी इंटू जी स्टार। जी स्टार क्या आपका सेल्फ कांस्टेंट और जी क्या है आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यही आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। ये दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, जी इंटू जी स्टार। जी क्या है कंडक्टेंस और जी स्टार क्या है आपका योर सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट मूविंग टू द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि आपको के को आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये आपका है मोलर कंडक्टिविटी, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, मोलैरिटी। नेक्स्ट अगर के की जगह आपका लैम्डा इक्विवेलेंट बोलोगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट में आप नीचे मेंशन करोगे नॉर्मेलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेम फॉर्मूले में आपने रिप्लेस करना है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इसका रिलेशन आता है लैम्डा इक्विवेलेंट टू द योर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये रिलेशन आता है आपका, ये भी आपको लर्न करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन में आप जब करोगे तो के इंटू 1000 तो कट हो जाएगा, लेकिन मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी आएगा, उसको भी आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका एक्स फैक्टर आएगा। अब ये एक्स फैक्टर क्या है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। एसिड्स के लिए एक्स फैक्टर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस है, ठीक है। बेसिस के लिए OH आयंस जितने ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं उस कंपाउंड को जब आप ब्रेक कर रहे हो, और सॉल्ट में जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वही उसका एक्स फैक्टर होगा। और यही आप वैल्यू को पुट करोगे इस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द वेरिएशन कि लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये कैसे वो वेरी करते हैं विद द डाइल्यूशन, ठीक है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो मतलब आपने वाटर और ज़्यादा डाला तो आपका वॉल्यूम तो बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने के कारण आपका जब आपने रिलेशन देखा होगा के का, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला ऑब्जर्व किया होगा, के इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका रीजन है कंडक्टिविटी जब आपकी होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ आयंस 1 ml में है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे नंबर ऑफ आयंस तो डिक्रीज करेंगे, इस कारण से कंडक्टिविटी डिक्रीज। कंडक्टिविटी क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस कितनी कंडक्टेंस करने हैं 1 ml में। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे नंबर तो डिक्रीज हो गया आयंस का, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 1 ml सोल्यूशन लिया था, अब आपने उसमें 10 ml और डाल दिया, टोटल आपका 11 ml में आपके आयंस तो उतने ही रहे जैसे पहले 1 ml में आपके फॉर एग्जाम्पल 10 आयंस थे। अब आपके वही 10 आयंस आपके 11 ml में हुए, तो नंबर डिक्रीज करने के कारण कंडक्टिविटी भी आपकी डिक्रीज करी। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें अगर लैम्डा आपने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर बात करते हो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल केस देखते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका जैसे जैसे डाइल्यूशन होती है, डाइल्यूशन क्या होती है, आपने पानी और डाला तो डाइल्यूशन के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इंटर आयनिक इंटरेक्शन आपस में आयंस की ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वो डिक्रीज कर देती है। ठीक है, डिक्रीज करने के कारण आपकी कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ऑल्सो अगर आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो पहले आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोसिएशन नहीं हो रही थी, लेकिन डाइल्यूशन अगर आपने डाला है तो आपके आयंस के फर्दर नंबर बढ़ गया। ठीक है, आयंस और ज़्यादा आपके डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है विद डाइल्यूशन, तो इस कारण से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसलिए आपको अब कंबाइन में बता रही हूँ, डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपकी कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन कंडक्टिविटी आपकी डाइल्यूशन की डिक्रीजेस करती है। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। नेक्स्ट हम मूव ऑन टू द, इसमें अगर आपके पास आप डी बाई हकल ऑनसागर लॉ होता है। ठीक है, डी बाई हकल ऑनसागर लॉ क्या कहते हैं आपके, अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपकी लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, लैम्डा एम नॉट, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, डी बाई हकल ऑनसागर इक्वेशन आपका ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नॉट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसेंट्रेशन को प्लॉट करते हैं। जब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी डाइल्यूशन के साथ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपकी कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, जो डॉटेड मैंने यहाँ पे शो करी है। लेकिन अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं देता। ठीक है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये वाला लॉ आपका फेल हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है, लैम्डा एफ इंक्रीजेस एज कंसंट्रेशन को हम जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इट डजंट रीच द कांस्टेंट वैल्यू को ये नहीं रीच करता। लेकिन विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और इट रीच द कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपकी इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, जो हम अभी ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका कॉलरिश लॉ आपका यूजफुल होता है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने की। इसमें हम क्या करेंगे, आपकी इंडिविजुअल आयंस की हम कंडक्टिविटी देखेंगे। फॉर एग्जांपल एम आपका कैटायन है पॉजिटिव और नेगेटिव है आपका एनायन के लिए। ठीक है, तो इसके जो आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे नंबर वो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, दैट विल बी इजी। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है कि इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है और आपका ये एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन फर्स्ट है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल आपके पास एसिटिक एसिड दिया हुआ है तो एसिटिक एसिड क्या होगा, आपके इंडिविजुअल आयंस। ठीक है, CH3 एसिटिक एसिड आपका कैसे ब्रेक करता है, CH3COH होता है आपका एसिटिक एसिड, या जब आपका ब्रेक करेगा तो CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो इनकी दोनों की इंडिविजुअली हमने मोलर कंडक्टिविटी को प्लस करना है, तब हमारे पास एसिटिक एसिड आपका जो वीक एसिड है इसकी हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिमिलरली इसका एक और एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी मतलब आपका कैलकुलेटेड और नॉट मतलब आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट वाली हम ऊपर वाले से निकाल के इसमें पुट करेंगे और लैम्डा एमसी आपकी गिवन होती है क्वेश्चन में, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, के की वैल्यू क्या होती है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो आपने अल्फा की वैल्यू ऊपर से पुट करनी है इसमें, तो आप के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में है सॉल्ट डिजॉल्व, तो उनकी भी हम सॉलिबिलिटी
कॉलिश लॉ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा एम नॉट तो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है वो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी ऑफ योर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट अगर आपको आयनिक प्रोडक्ट निकालना है KW, तो आप क्या करोगे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव की, तो आपके पास क्या आ जाएगा KW, ठीक है। और H प्लस ये OH की आपको कंसंट्रेशन आप ऊपर वाले फॉर्मूला से कॉलिश लॉ से इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली अगर आपको वैल्यू गिवन है तो आप H प्लस आयन और OH के वैल्यूज को पुट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पांचों के फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल करवा रही हूँ और कौन से फॉर्मूलाज है जिनके बेस्ड आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के बनते हैं। एक आपका बनता है रिलेशन वाले जो हमने अभी करा था, ठीक है। एक तो रिलेशन करा था लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्विवेलेंट, तो वो एक्स फैक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। ये वाला हमने कर चुके हैं, लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्विवेलेंट वो एक्स फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर के बेस ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपके पास एक ये क्वेश्चन बनता है ये वाला लैम्डा एम के एफ इंटू वी, ठीक है। वी क्या आपका वॉल्यूम, और नीचे इसको वी को हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपका मोलैरिटी होता है इन केस ऑफ एम, और अगर इक्विवेलेंट दिया होता तो यहाँ नॉर्मैलिटी हो जाता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है लैम्डा इक्विवेलेंट के केस में फॉर्मूला। नेक्स्ट हमने कंडक्टिविटी पढ़ा हुआ है के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी क्या है आपका 1/r, ठीक है, और जी स्टार क्या है आपका L/A, ठीक है। ये आपने करा हुआ है जी इज इक्वल टू एल, जी स्टार इज इक्वल टू L/A, ठीक है। नेक्स्ट आपने रेजिस्टेंस क्या पढ़ा, रेजिस्टिविटी की टर्म्स में, ठीक है, रो इज इक्वल टू L/A। तो ये सारे के सारे आपके जितने भी फॉर्मूलाज मैंने अब तक डिस्कस करे, ये इनके बेस से आपके न्यूमेरिकल्स आप फर्दर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका डिफरेंस आ जाता है कई बार 2 या 3 मार्क्स का। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ईएमएफ होता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, जब आपका कोई करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में तब क्या पोटेंशियल रहता है, दैट इज योर ईएमएफ, ठीक है। ये डिफरेंस है मेन। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई भी कंडीशन हो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना पोटेंशियल रहेगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट ये पोटेंशियोमीटर से मेजर होता है, ये वोल्टमीटर से। नेक्स्ट डिफरेंस है ईएमएफ आपकी मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपको ऑब्टेन हो सकती है, और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से हमेशा लेस होता है। नेक्स्ट जो आपका ईएमएफ है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है आपकी, जो हाइड्रोजन से आपके मेजर करते हैं, हाइड्रोजन को हम रेफरेंस आपका इलेक्ट्रोड रख के, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख के उसके बेसिस पे सेकंड इलेक्ट्रोड हम रखते हैं, और उसके बेसिस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसके रेंज पे हम करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को जिनका हाइड्रोजन से ज्यादा आता है वो उससे ऊपर होते हैं, और जिनका हाइड्रोजन से नीचे होता है इलेक्ट्रोड का नेगेटिव आता है तो उन्हें हम नीचे प्लेस करते हैं, ठीक है। इसकी एक मैंने जो ट्रिक कराई है, केदारनाथ का कुक आलू जीरा फीका पकाता है, तो उसके बेसिस पे आप देखोगे जो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, और जो उससे ऊपर होंगे उन सबका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें साइन कन्वेंशन दी हुई है, सेल जिन पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है उनके हम पॉजिटिव लेते हैं, और जिन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उनका हम सेल पोटेंशियल आपका विद रिस्पेक्ट टू योर रिडक्शन पोटेंशियल ही हम उसको नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाले को नेगेटिव लेते हैं और रिडक्शन वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये आपको जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये यूजफुल होगा, ठीक है। और एक इसकी ट्रिक भी करवा दूंगी तो आपको बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट आपको फॉर्मुला याद करना है ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसी सेल का तो उसका फॉर्मुला होता है ई कैथोड माइनस ई नॉट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमने स्टार्टिंग चैप्टर करी थी उसी की ट्रिक कराई हुई है। ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो क्या होता है आपका एनोड, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो होता है आपका कैथोड। ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसके बेस पे आपका हम आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ई नॉट निकालेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन है आपका, ये आपका सेल दिया हुआ है Zn से ZnSO4 बना है, ठीक है। ये दो जो आपके बीच के सेल रिप्रेजेंटेशन आपका, ठीक है, ये वाला सेल ऐसे लिखा जाता है, ओके, दैट इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। जिंक से Zn2 प्लस में बना है और कॉपर 2 प्लस से कॉपर में बना है कन्वर्ट, ठीक है। तो अगर आप इसका फुल रिएक्शन लिखोगे कैसे बनेगा आपका Zn प्लस कॉपर को मैंने 2 पॉजिटिव लिखा और वो कन्वर्ट हुआ है आपका Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हुआ है। अब देखो इसमें जिंक में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज करे हैं, तो जिंक आपका क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या कराया था, ऑक्सीडेशन, और वो एनोड होता है, ठीक है। जिंक से आपका Zn से Zn2 प्लस बना है तो एनोड है। सिमिलरली Cu2 पॉजिटिव Cu में बना, मतलब इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे रिडक्शन और कैथोड, जो आपको ऊपर मैंने यहाँ पे करवाया वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ विद द क्वेश्चन। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको कॉपर 2 प्लस के लिए कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है तो उसका पोटेंशियल दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, और Zn2 प्लस से बन रहा है तो आपको ये भी इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में क्या चीज याद रखनी है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। इसी को अप्लाई करेंगे। अब देखो कैथोड कौन सा है आपका, योर कॉपर वाला, और कॉपर वाला आपका देखो जो मैंने क्वेश्चन में बताया था कॉपर 2 से कॉपर बन रहा है ना, तो आपका ये क्या है कैथोड, तो आपने इसका तो वैल्यू एज इट इज जो डाल लिखी हुई है कैथोड वाली वैल्यू पुट कर दी। एनोड की जब आप वैल्यू पुट करोगे, आपने बनाया Zn से Zn2 पॉजिटिव, लेकिन क्वेश्चन में देखो आपको गिवन क्या है Zn2 प्लस से Zn, तो इसको आपने रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। इसलिए इसके साथ माइनस आपने जो बाहर लिखा है तो ये आपकी वैल्यू आ गई ई ऑफ योर
एनोड, ठीक है। एनोड पे आपने, क्योंकि ये हमने कैसे देखा, जब मैंने पूरा सेल का रिएक्शन लिखा था Zn से Zn2+ बना, और ये आपने हमेशा रिएक्शन को लिखना है। कैसे लिखना है? जो आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है उसी के थ्रू ही आपने ये रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने Zn से Zn2 पॉजिटिव आपको कैसे बताया था, वैसे ही लिखना है। अब देखो, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज वो देखनी है आपके, क्या वो वही वैल्यूज है जो आपको चाहिए? नहीं है तो आपने वो चेंज करनी है, ठीक है। तो आपने वो वैल्यूज को पुट करने के लिए गए, बाहर आपने माइनस पुट करा और अंदर भी इसकी वैल्यू करा। तो आपने जब सॉल्व करा तो इसका 1.1 वोल्टेज आपकी वैल्यू आई। एक और बात, जब भी सेल आपने देखा होगा कि आपको एक चीज याद रखनी है, कई बार बच्चों को साइन कन्वेंशन में दिक्कत होती है। आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि ईएमएफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, मतलब ई नॉट सेल आपका हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी वो रिएक्शन होगा। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तभी आपका आंसर सही है। ये क्वेश्चन की ट्रिक बता रही हूँ आंसर चेक करने की पेपर में, कि आपके कई बार क्वेश्चन में आपको साइन ही नहीं पता चलते, प्लस लगाए माइनस लगाए। क्या याद रखना है आपको? एक बात तो कैथोड एनोड क्या होते हैं, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ होता है, और वहाँ पे आपका एनोड होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। उसके बाद आपको जब ई नॉट आप निकाल रहे हो, ये कैथोड माइनस एनोड निकालोगे हमेशा। सेकंड थिंग, आपने क्या याद रखना, जो आपका आंसर आ रहा है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तभी वो सही है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और अगर रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है तो वो सेल तो बना ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर आपकी ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यही मैंने चीज बताई है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, वो हाइड्रोजन देगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन वाटर वगैरह के साथ या HCl वगैरह के साथ आप रिएक्ट करते हो एसिड के साथ, तो आपकी हाइड्रोजन लिबरेट होती है, ठीक है। तो मेटल आपकी हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, ये आपने जूनियर क्लासेस 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कब लिबरेट होगी? जब ईएमएफ पॉजिटिव होगी और वो रिएक्शन भी आपका स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द, अगर ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है कि रिएक्शन में कई बार आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ ई नॉट के बेसिस पे ही आते हैं। अगर आप, अभी मैंने बताया, अगर ये पॉजिटिव होगा, रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, और उसमें गिब्स फ्री वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, और के क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अगर फेवर हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होने के कारण आपका के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ईएमएफ आपका 0 आ जाए तो जी की वैल्यू भी 0 आएगी। जी की वैल्यू 0 क्यों आएगी? क्योंकि जी क्या होता है? माइनस एन ई नॉट एफ, ठीक है। जो एफ की वैल्यू होगी, जो सॉरी ई की वैल्यू होगी, वो उसका नेगेटिव ही आपका जी होगा। अगर ई की वैल्यू 0 है तो जी की वैल्यू भी आपकी 0 आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है। तो के की वैल्यू क्या होगी? आपकी 1 होगी, ठीक है। के की वैल्यू 1 क्यों होगी? तो आपका इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है, तो रिएक्टेंट आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर ई की वैल्यू नेगेटिव है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में पुट करो, ई की नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन गया जी, ठीक है। तो के लेस देन 1 होगा और रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाएगा। इसी कारण मैंने कहा है कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो आपकी जो ई की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो आपका आंसर गलत आया, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, हम मूव ऑन टू द नर्नेस इक्वेशन। नर्नेस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा हर साल आता है, कभी भी ऐसा वो नहीं हुआ कि क्वेश्चन ना बनाओ। लेकिन नर्नेस इक्वेशन से पहले आपको ई नॉट निकालना आना चाहिए, क्योंकि उसमें वो यूज होता है। नर्नेस इक्वेशन क्या है आपकी? ईएमएफ निकालते हो आप, ई नॉट इज इक्वल टू, ये आपके दो फॉर्मुलाज हैं, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस रखते हो, मतलब टेम्परेचर अगर आपने रखा है 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपकी जो आर की वैल्यू होती है वो 8.314 होती है, एफ की वैल्यू होती है, तो उन सब वैल्यूज को पुट करने के बाद आपकी ये 0.05, दो फॉर्मुलाज है, दोनों आपको लर्न करने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। अगर आपकी टेम्परेचर की कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस है तो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन, तो आपने ऊपर वाला फॉर्मुला यूज करना है। अगर आपको टेम्परेचर कुछ डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपको केल्विन में 373 केल्विन दिया हुआ है, तो भी आपने ऊपर वाला फॉर्मुला यूज करना है। नेक्स्ट, अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दी हुई तो आपने ये वाला फॉर्मुला यूज करना है। ये फॉर्मुला क्या है? ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, जो ये कांस्टेंट की वैल्यूज है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। आपने प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म्स में ये इस फॉर्मुले को याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, इसके बेसिस क्वेश्चन करते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने कैलकुलेट द ईएमएफ, ठीक है, आयरन की। इसमें ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, देखो ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपने सेल रिएक्शन लिखना है। हमेशा सबसे पहले जब भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, आपने सेल का रिएक्शन लिखा है। ये मैंने अब जो ब्लू से लिखा हुआ है, ये आपका सेल रिएक्शन लिखा है। इसमें आयरन Fe2 पॉजिटिव में ये सेल रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ है, और H+ आयन आपके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, बैलेंस करने के बाद आपकी एन की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो आपने वो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दिया हुआ था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मुला यूज करा, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है और उसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में आपकी जो आयंस हैं वो कितने क्या है? आयरन 2 की कंसंट्रेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपने वो पुट कर दी 0.01। रेज़ टू पावर कितने उसके फ्रंट में है? 1 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू ऊपर 1 पुट कर। नीचे हाइड्रोजन के आयंस कितने, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन? 1 बार, ये देखो 1 मोलर लिखा हुआ है तो नीचे मैंने 1 पुट करा, लेकिन इसके फ्रंट में 2 लिखा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने ऊपर रेज़ टू पावर 2 लिखा, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपकी ईएमएफ की वैल्यू आएगी 0.53 वोल्ट, ठीक है। ये इसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली, अगर आपके पास एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको ईएमएफ ई नॉट की वैल्यू पता है और अगर आपको क्वेश्चन में गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू पूछे डेल्टा जी की, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन ई नॉट एफ, ठीक है। ये वाला आपने फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट, अगर एक और क्वेश्चन करें, ऊपर वाले क्वेश्चन में ई नॉट की वैल्यू गिवन थी, अगर ई नॉट की वैल्यू ना गिवन हो तो आपने कैलकुलेट करना है कैसे, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन सा होगा? इसमें देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन में कन्वर्ट हुआ, तो आयरन वाला आपका क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, रिडक्शन वाला आपका क्या है? योर कैथोड, तो कैथोड मैंने यहाँ पे लिखा, एनोड क्या है आपका? क्रोमियम। सिमिलरली जो मैंने प्रोसेस बताया वो। नेक्स्ट, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस दिया तो आपने वही वैल्यूज को पुट करा, ठीक है। इसकी साइन बदलना पड़ेगा आपको, तो इसमें बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस करके आपकी वैल्यू आई पॉजिटिव, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू। फिर हमने ये फॉर्मूला पुट करी, स्टैंडर्ड कंडीशन पे था तो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करा। जब आपने आयंस देखे तो टोटल आयरन वाला देखो, तो आयरन के फ्रंट में 3 है, ऊपर 2 है, 3 टू द 6, तो एन की वैल्यू आएगी आपकी 6। ऊपर आपकी ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है, प्रोडक्ट में आयन कौन सा है आपका? क्रोमियम, तो आपने यहाँ पे क्रोमियम की कंसंट्रेशन लिखी, कितने फ्रंट में आयंस है? 2, तो रेज़ टू पावर 2।
नीचे रिएक्टेंट में आयन कौन सा है, आयरन 2 पॉजिटिव, तो रिएक्टेंट के 2 पॉजिटिव में आपकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 और फ्रंट में 3 लिखा हो तो ऊपर लिखा 3, सारे को सॉल्व करके आपकी 0.31 वोल्ट ईएमएफ आ गई। ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक सेल एंड बैटरीज। सेल एंड बैटरी से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल आपका दो ब्रांच में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, देखो इसमें केमिकल आ रहा है ना, मतलब इसमें केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करी। ओके, तो एक हमने इसका एग्जांपल लिया जिंक और कॉपर वाला। ठीक है, जिंक और कॉपर वाला एग्जांपल लिया, इसको हम फर्दर भी अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करा है हमने, एक थर्मोमीटर रखा है और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जिंक रॉड डालिए, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो आपका कॉपर का कलर ब्लू से लाइट हो जाएगा। ठीक है, और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और जिंक रोड आपका वेट लूज करेगी और कॉपर आपकी सॉल्यूशन में से जाता रहेगा। ठीक है, ये आपके कुछ ऑब्जर्वेशन है। दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक एग्जांपल। और इसका सेकंड नेम भी दिए हुए हैं, गैल्वेनिक, वोल्टिक और डैनियल सेल। ओके, इसे हम फर्दर अभी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं आपके, जिसमें आपके केमिकल जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो तभी रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल NaCl में अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट डाला तो आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयंस डिसोसिएट हुए। ठीक है, तो आयंस डिसोसिएट होने का एक आपका कैथोड होगा, कैथोड पे क्या होता है आपके प्लस वाले, और एनोड क्या होते हैं आपके नेगेटिव वाले। ठीक है, जैसे हमने अभी मैंने ट्रिक कराई हुई है आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो आपके दो सॉल्यूशंस लिए और उसी में उन्हीं सॉल्यूशन की हमने रॉड स्टिप करे। नेक्स्ट हमने इसमें यूज किया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और जैसे जैसे हमने ऊपर से देखो आपके एमीटर वगैरह लगाया, रिएक्शन पॉसिबल है तो आप एमीटर में करंट को नोट करोगे। ठीक है, तो आपने इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं कि केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करी लेकिन फिर भी करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, और वो हमने नोट करा एमीटर से, तो वो क्यों पॉसिबल हुआ है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, जो उसके अंदर रिएक्शन हुए हैं। ठीक है, फर्दर इसका बनता है कि हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया। सॉल्ट ब्रिज आपका एक तो रीजन है कि ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। ठीक है, थर्ड है ये मिनिमाइज करता है, दोनों लिक्विड्स लिए हैं ना, एक जिंक सल्फेट का एक कॉपर सल्फेट का, उनका पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। ठीक है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए जो हमने यूज करा है उसकी कुछ कंडीशंस होती है। फर्स्ट कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपने यूज करे हैं कॉपर और जिंक सल्फेट का, उनके साथ वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड, ये सॉल्युबल होना चाहिए सोल्यूशन में। थर्ड, जो मोबिलिटी है कैटायन और एनायन की वो आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दीज अगर ये कंडीशन 3 की 3 फॉलो होती है तभी हम उसको सॉल्ट ब्रिज की तरह सोल्यूशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ये मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको। हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, योर रिडक्शन हाफ टू योर ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, ऐसे मेंशन करा हुआ है मैंने, ये वाला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बीच में हम ये दो सॉल्ट की लाइन लाते हैं। जैसे हमने ये जिंक Zn2 पॉजिटिव वाला आपका ऑक्सीडेशन हाफ है और कॉपर 2 वाला आपका रिडक्शन हाफ है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ टू तो रिडक्शन हाफ को हम दो सॉल्ट की लाइन से दो वर्टिकल लाइन से सेपरेट आउट करते हैं, तो आपका ये सेल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो हमने अभी ऊपर मैंने आपको ट्रिक कराई बस वही याद रखनी है आपको। ऑक्सीडेशन पे आपका एनोड होता है, ठीक है, रिडक्शन पे आपका कैथोड होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसको लर्न कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो आपके हमेशा एनोड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव से आपका पॉजिटिव की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट जाता है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए, आपकी जूनियर क्लासेस 10th में भी आपको कराई जाती है। नेक्स्ट, फंक्शनिंग कैसे होती है, सेल चलता कैसे, डेनियल सेल हमें, या जो हमने ऊपर डिफरेंट नेम से सेल पढ़ा है, इसको डेनियल सेल की वोल्टेज कितनी होती है 1.1। अगर वोल्टेज इससे कम है तो सेल प्रोसीड करेगा, सेल में रिएक्शन होता रहेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जिंक टू कॉपर, क्यों, जिंक आपका क्या है एनोड और कॉपर क्या आपका कैथोड, ये चीज याद रखनी है। करंट इसके ऑपोजिट जाएगा, जिंक ने लूज करा, कॉपर ने गेन करा, नेट पोटेंशियल इसका डिक्रीजेस। अगर आपका ईएमएफ आपने 1.1 ही रखा, ठीक है, जितना उसने वो मैक्सिमम दे सकता था, अगर उतना ही आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करी तो आपका ना करंट फ्लो करेगा, कोई रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं। अगर आपने उससे ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी, ठीक है, ये एक्सटर्नल आपने 1.1 से ज्यादा कर दी, तो सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन थे, अब आपके कॉपर टू जिंक हो गए। सेकंड, करंट भी ऑपोजिट हो गया। थर्ड, आपके जिंक ने गेन करना स्टार्ट कर दिया वेट और कॉपर ने लूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपने रिएक्शन कंडीशंस को रिवर्स कर, और इस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ा दिया, इस सेल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ और एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होता है आपके, जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज को पास करते हो किसी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हमने करी है पीपीबीआर की। ठीक है, पीपीबीआर में जब आपका डिसोसिएट करोगे तो आपके कैथोड और एनोड के आपने जब रिएक्शन लिखे, एक और बात, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके रिएक्शंस आपके जो अभी तक पढ़ाया हुआ है कैथोड एनोड उसके उल्टे लिखने हैं, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, जैसे हमने करा था कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन इसमें आप देखोगे कि ये न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, तो कैथोड में आप देखोगे पीबी2 पॉजिटिव आपका पीबी में कन्वर्ट करा, जब भी आपका फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होगा वो प्राइमरी चेंज होगा, और जब सेकेंडरी सेकंड टाइम वही उसी इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होगा तो वो आपका सेकेंडरी चेंज होगा। ठीक है, ये आपके कुछ रिएक्शंस है, ये आप याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है अगर मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl है तो वो डिसोसिएट करेगा, वैसे ही आपने याद रखना है कैथोड पे आपका मिलेगा सोडियम और एनोड पे मिलेगा आपका क्लोरीन गैस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कैथोड पे क्या मिल रहा है, एनोड पे क्या मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl होगा तो आपका रिएक्शन आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, एक्वस में क्या होगा कि वाटर भी डिसोसिएट करेगा, मोल्टन में आपका वाटर नहीं था तो आप कंपीट नहीं करते थे रिएक्शन, लेकिन अगर आपका एक्वस NaCl है तो वाटर भी आपका डिसोसिएट करेगा H+ आयन और OH में, तो आपके जो आयंस है H+ आयन और OH नेगेटिव भी आपके इलेक्ट्रोड्स की तरफ रन करेंगे, तो उनके भी आपकी
डिफरेंट आपकी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो NaCl जब आपका एक्वस लिया तो कैथोड पे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज योर हाइड्रोजन। लेकिन अगर हमने मोल्टन देखा था वहाँ पे हमें सोडियम मिला था, ये देखो डिफरेंस आ गया ना। सिमिलरली क्लोरीन, वहाँ पे क्लोरीन मिल रहा था और यहाँ पे भी हमें क्लोरीन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि OH का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है क्लोरीन से, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। क्लोरीन का लोअर होता है OH से, इसलिए क्लोरीन मिला, ठीक है। जिसका कम होएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही डिस्चार्ज करके आपस में गैस बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मूव ऑन करते हैं, एक और आपका एसिड रिलेटेड वाटर, एसिड रिलेटेड वाटर मतलब H2SO4 वाटर के अंदर डाला हुआ है। तो वो जब डिसोसिएट करेंगे, ये आपके कैथोड और एनोड पे वो बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें देखोगे आप कि H+ आयन तो दोनों में कॉमन है, वाटर में भी और आपका एसिड में। तो आपका कैथोड पे तो आपको हाइड्रोजन ही मिलेगी, लेकिन एनोड पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, OH नेगेटिव की भी और SO4। लेकिन OH का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कम है, ठीक है, तो वही डिस्चार्ज होगा, SO4 नहीं डिस्चार्ज होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही रन करेंगे आपके एनोड की तरफ, लेकिन OH का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो इसलिए OH आपका डिस्चार्ज करेगा। फर्दर वो ऑक्सीडेशन के बाद आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हमारे पास एनोड पे क्या आया, ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, प्लेटिनम आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो आपके रिएक्शंस आपके डिफरेंट हो गए। और अगर आपने कॉपर ही इलेक्ट्रोड लोगे तो आपके रिएक्शन प्रोडक्ट आपके डिफरेंट आएंगे। जब कॉपर सल्फेट आपका डिसोसिएट करेगा तो कॉपर +2 है तो कैथोड बिहेव करेगा, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आपका रिड्यूस हो जाएगा आपका कॉपर में, ठीक है। एनोड पे आपका OH जाएगा, ठीक है। OH जाएगा क्योंकि एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस लिया तो वाटर भी डिसोसिएट करेगा ना, तो OH आपका ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है तो आपका कैथोड पे तो आपको कॉपर ही मिलेगा, लेकिन एनोड पे भी आपका कॉपर 2+ में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इज मोर इजिली ऑक्सीडाइज देन योर OH, ठीक है। OH से जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए आपके पास कैथोड पे आपका मिलेगा कॉपर और एनोड पे मिलेगा कॉपर 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है, हम इसको प्योरिफिकेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे करोजन वगैरह के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं उसे, ठीक है। और प्योरिफिकेशन हम ओर्स में से एनरिचमेंट ऑफ ओर्स करते हैं, जब प्योरिफिकेशन में तब उसको यूज करते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दो लॉज है, फैराडेज के दो लॉज है। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि कोई भी अमाउंट अगर आपने करंट पास करा, कितना अमाउंट उस सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है कितना आपने करंट डाला, ठीक है। दैट इज W इज कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट, ठीक है, क्योंकि आपका चार्ज। इसको आप फर्दर ओपन करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, M इज इक्वल टू ZIT। Z क्या है आपका W अपॉन 96,500, या इसको आप इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। Z क्या आपका इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, ठीक है। ये क्या है, ये F होता है, ठीक है। इस वैल्यू को आप पुट करोगे इस फॉर्मूला, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। इसमें से एक वैल्यू आपकी मिसिंग होती है, रेस्ट आपकी गिवन होती है, तो आप इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि जब भी आपका सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से, तो आपका रेशियो में मास डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब मास ऑफ वन डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेकंड डिपॉजिटेड दैट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट तो मैंने अभी आपको कराई है, W अपॉन Q इंटू 96,500, ओके। बैटरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो प्राइमरी बैटरी होती है इसको हम कहते हैं ड्राई सेल। इसमें क्या यूज करेंगे हम, जिंक को बाहर रखेंगे और कार्बन की रॉड को यूज करके, ये आपका सेटअप है, ठीक है। ये आपका सेटअप है, इस पे हम जो वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं वो आपकी 1.25 से 1.5 तक कर सकते हैं। इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो इसमें हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड, जो रिएक्शन में आप देखोगे तो अमोनिया रिलीज हो रहा है, ठीक है। अमोनिया रिलीज होने के कारण ये रिएक्शन आपको कई बार एज इट इज बैटरी पे नोट लिखना आ जाता है, तो आपको ये पूरा डायग्राम और कैथोड एनोड और क्या रिएक्शन होगा ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, ये रिएक्शंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। जो अमोनिया इसमें रिलीज होता है ये आपका करोड कर देता है सेल को, इसलिए इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। सेकंड हमारे पास सेल है बटन सेल और मर्करी सेल, ठीक है। बटन और मर्करी सेल में क्या करेंगे, हम मर्करी एज अ सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके ये दो रिएक्शन है कैथोड और एनोड पे, दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। जिंक से ZnO बनेगा और मर्करी HgO से मर्करी में कन्वर्ट होगा, इससे वोल्टेज हमें मिलती है 1.35। इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते मर्करी को दोबारा सेल में, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और इसलिए यही इसकी डिसएडवांटेज है, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, इसको हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। ये रिचार्ज और डिस्चार्ज दोनों होती है। फर्स्ट हमारे पास है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में आपकी 6 बैटरीज हैं, ठीक है। 3 आपके कैथोड हैं, 3 आपके एनोड हैं। इसमें क्या करेंगे आपके कि हम लेड और लेड ऑक्साइड को यूज करेंगे, और वो डिप किस में होती है आपकी, ये डायग्राम में लेड और लेड ऑक्साइड और डिप होते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। डिस्चार्जिंग के टाइम आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस मैंने यहाँ मेंशन किया, और रिचार्जिंग के टाइम ये रिएक्शंस आपके रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। दैट यू हैव टू लर्न, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है निकल कैडियम, ठीक है। निकल कैडियम क्या होता है, निकल और कैडियम का सेल, और इसको हम KOH सॉल्यूशन में डिप करते हैं। इसमें आपके
कैथोड और एनोड की मैंने रिएक्शन लिखी हुई है और उसकी जो वोल्टेज होती है वो आपकी 1.4 वोल्ट हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है, ठीक है। जो अपोलो मिशन गया था उसमें हमारा फ्यूल सेल यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वाटर, ठीक है। आप जब ये रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलता है, तो आप इसको रीयूज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज मोस्ट यूजफुल। और फ्यूल सेल से हम इसलिए आपकी जो अपोलो मोनोफ्लाइट गई थी उसमें हमने इसको यूज करा था। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका यही एडवांटेज है कि इसकी पॉल्यूशन नहीं कॉज होता और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट इसकी जो डिफिकल्टी है वो है कि ये कैटलिस्ट जो इसमें यूज़ करते हैं हम, वो आपके हाई कॉस्ट के होते हैं। नेक्स्ट इसकी गैशियस प्रोडक्ट होते हैं, वो आपके हैंडल करने इजीली नहीं होते, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम ऐसा कैथोड एंड एनोड यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके हैंडल करने इजीली नहीं होते। ओके, नेक्स्ट इसकी डिफिकल्टी है कि इसमें जो आपके 3 फेजेस हमने यूज़ करे हैं, क्या 3 फेजेस हैं? फ्यूल्स आपके गैसियस है, लिक्विड आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और सॉलिड आपका कैटलिस्ट है। इन सब तीनों को, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को आपस में कांटेक्ट में रखना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। इसलिए फ्यूल सेल की जो आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।